अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड कोनिचिवा। मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। जी हाँ, मैं आज आपको पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हम लोग जापान वापस आ गए हैं और खैर खैरियत से अपना हांगकांग का टूर करके पूरा टूर मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने उसे लाइक भी किया होगा। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अभी 1 महीना तकरीबन 1.5 महीना मुझे जापान में रहना है, तो मैं जापान में आपको अच्छी-अच्छी जगहें दिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको बड़े प्यारी-प्यारी मॉल्स दिखाऊँगा, बड़ी प्यारी-प्यारी तफरीह की जगहें दिखाऊँगा और जापान के मुतालिक मालूमात फ़राहम करता रहूँगा। हांगकांग का जिस लोगों को भी टूर पसंद आया है, उसमें जो कमी है, खाली तारीफ़ ना हो, उसमें जो कमी है वो मेहरबानी करके ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी कमी को दूर करूं और आप लोगों को अगले किसी भी ट्रिप में जो है वो और ज़्यादा मज़ा आए। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है जापान का और ये बहुत बड़ा ग्रुप है 7-Eleven ग्रुप, ये उनका है। तो चलें देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या है। आइए, लेट्स गो। वैसे तो मैंने जापान के बहुत बड़े बड़े मॉल देखे हैं, मगर मैंने इतना बड़ा मॉल और इतनी ज़्यादा दुकानें एक ही जगह पे बहुत कम देखने को मिली हैं। ये मॉल जो 7 पार्क के नाम से काशिवा में मौजूद है, इस मॉल को इतो योकादो और 7 ग्रुप के इश्तराक से बनाया गया है। असल में 7 ग्रुप जो है वो इतो योकादो का ही हिस्सा है और इतो योकादो बड़ी जानी पहचानी सुपरमार्केट्स पूरी जापान में हैं, बल्कि काफ़ी एशियन मुल्कों में भी पाई जाती हैं। ये पार्क बहुत खूबसूरत है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पार्क जो है, इसमें बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है जहाँ पर वो खेल सकते हैं और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बच्चों के इंटरेस्टेड चीज़ों को जमा किया है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसलिए यहाँ पर फैमिलियों की जो है वो ज़्यादा नज़र रहती है। हफ्ते और इतवार के दिन फैमिलियाँ यहाँ आना पसंद करती हैं ताकि बच्चों को उस पार्क में छोड़ दें और ख़ुद शॉपिंग कर सकें। इस पार्क में आपको तकरीबन तमाम ब्रांड्स की दुकानें मिलेंगी, मगर इस पार्क की खूबी ये है कि इस पार्क को जब बनाया गया था तो इस बात का ख्याल रखा गया था कि जो गलियों और बाज़ारों में छोटी छोटी दुकानें हैं और काफ़ी इस्टेब्लिश हैं और मगर किसी चेन से जुड़ी हुई नहीं हैं, उनको भी यहाँ पर हिस्सा दिया जाए। और उसी वजह से यहाँ पर बेइंतहा सस्ती और महंगी दोनों दुकानें आपको मिलेंगी। हफ्ते और इतवार के दिन खासकर यहाँ पर सेल लगाई जाती है जो तकरीबन दुकानों में होती है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक के लिए ATM मशीनें लगाई गई हैं, जहाँ से आप फौरी तौर पे अपने पैसे जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नर्सिंग रूम है और मल्टीपर्पज़ रेस्ट रूम है, जहाँ अगर बुज़ुर्ग, बूढ़े या बच्चे या कोई हामला औरत जो थक जाए तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत आराम कर सकती है। इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक भी लगाए हुए हैं और वैसे भी काउंटर बने हुए हैं जहाँ आप जाके
मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लगेज स्टोर भी बनाए हुए हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो गया तो आप उसे उस बॉक्स में रख दें और फिर वहाँ से वापसी पर वसूल कर लें। पार्किंग का बहुत बड़ा एहतमाम है, बहुत ज़्यादा पार्किंग है, हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है। ख़ासकर रूफ टॉप पर बहुत ही ज़बरदस्त पार्किंग है, जहाँ मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी की है। मॉल तो होते ही बहुत साफ़ सुथरे खूबसूरत हैं, मगर इस मॉल की खासकर आराइश बहुत ज़्यादा खूबसूरती से की गई है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर जगह एलिवेटर मौजूद हों ताकि लोगों को ऊपर चढ़ने और उतरने में कोई तकलीफ़ ना हो। जिस तरह आप देख रहे हैं कि दुकानें जगमगा रही हैं और कस्टमर आपको सर्विस देने के लिए बेचैन नज़र आते हैं। वैसे भी जैपनीज़ों का एक रूल है कि पूरे हफ्ते डट के काम करते हैं और हफ्ते और इतवार के दिन डट के मज़े करते हैं। इसी मॉल में एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है जो तकरीबन हर मॉल में ही होता है और वहाँ पर काफ़ी खाने के रेस्टोरेंट हैं जो आपको खाना सर्व करते हैं और इंतहाई कम कीमत में। ये एक जूते की दुकान है जिस पे यहाँ सेल भी लगी हुई है। मैं ज़रा जल्दी आ गया था इसलिए यहाँ पर थोड़ा रश कम है और इसमें हमें वीडियो बनाने में बहुत सहूलत होती है। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हों तो वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि कानून का भी एहतराम करना पड़ता है, रूल्स का भी और इखलाक का भी। ये पूरा सेल सेक्शन है, यहाँ से लोग सस्ती कीमत पे वसूल कर सकते हैं। इन्होंने ये सोफ़े लगाए हुए हैं, अगर आप थोड़ा बहुत थक जाएं तो वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं, क्योंकि जापान में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी मुल्क के रेशो से देखा जाए तो जापान में बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, जिसकी वजह से उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस मॉल की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर आपको ब्रांडेड के अलावा भी आम दुकानें भी मिल जाएंगी, क्योंकि हर आदमी ही तो ब्रांडेड का शौकीन नहीं होता। कुछ लोग आम कपड़े, आम जूते और ब्रांडेड के अलावा भी चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं। ये बच्चों के लिए एक अलग जगह बनाई हुई है जहाँ पर वो पेंटिंग और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर पिंक और रेड जो बोर्ड लगे हैं ये सेल के हैं। कहीं 20% है, कहीं 40% है, कहीं 60% है। मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ सेल लगी हुई है। हफ्ते और इतवार के दिन जापानी जो हैं दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। शॉपिंग तो बहरहाल एक हिस्सा होती ही है हफ्ते इतवार की, इसके अलावा घर की ग्रोसरी के अलावा ये लोग खाने पे बहुत ध्यान देते हैं कि ये चाहते हैं कि लंच हमें सस्ता और अच्छा बाहर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। ये दुकान है जहाँ पे आप अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं जैपनीज़ कपड़े पहन के। और ये लेडीज़ के लिए एक छोटी सी सेल लगी हुई है, बल्कि 50% लगी हुई है। आप देखें 50% एक काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। इस सामने आपको यूनिक्लो नज़र आ रहा है जो तकरीबन हर डिपार्टमेंट स्टोर में आजकल आपको मिल जाएगा।
अच्छा, एक मज़े की बात समझ में नहीं आती कि किसी भी दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको 70-80% औरतों की दुकानें नज़र आएंगी, औरतों के सामान की, और खाली 20-30% मर्दों के सामान की नज़र आएंगी। हमने बेगम से पूछा तो बेगम ने यही कहा, मर्द कहाँ खरीदते हैं, औरतें ही तो खरीदती हैं। यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए इन्होंने थोड़ा सामान रखा हुआ है। आपको कहीं से भी कुछ ख़रीदते हैं तो एक वॉचर दे देते हैं वो फ्री का, आप यहाँ ला के दें तो आपको छोटा सा गेम करवाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई इनाम निकल ही आता है ताकि बच्चे खुश हो जाएं। A to Z आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, हाँ सस्ते और महंगे की बहरहाल थोड़ी सी आपको चेक करना पड़ेगा। GU और ये जो दुकानें हैं, ख़ासकर GU की मैं बात करूँगा कि ये बहुत सस्ती और बहुत फैशनेबल दुकान है। यहाँ पे बहुत मॉडर्न कपड़े होते हैं। बच्चों के लिए गेम सेंटर छोटा सा है जहाँ पे कैमरे जो लगे हुए हैं बॉक्स में, और वहाँ पर वो छोटे छोटे फ़ोटो खींच सकते हैं और एक दूसरे को भेज सकते हैं। ये ग्लासेस की दुकान है, लेंस की दुकान है, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह। मुझे अच्छी तरह याद है कि 88 में जब कॉन्टैक्ट लेंस आए थे तो मैंने 88 से कॉन्टैक्ट लेंस लेना शुरू कर दिए थे, और सिर्फ पूरे शहर में एक योकोहामा स्टेशन पे एक दुकान थी, और वहाँ से जाके डॉक्टर को चेक करा के फिर वो देते थे, और बहुत महंगे होते थे। मगर आजकल ये दुकानें हर जगह बन गई हैं और बहुत ही सस्ते हो गए हैं। कॉन्टैक्ट लेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आपको ग्लासेस से जान छूट जाती है, दूसरा आपकी नज़र वैसी की वैसी ही रहती है। मेरी नज़र, मैं तकरीबन 40 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र बिल्कुल ठहरी हुई है, थोड़ी सी ठीक हो गई है, ख़राब बिल्कुल नहीं हुई। ये एक नीचे का थोड़ा सा नज़ारा देखें आप, लोग नीचे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा बैठने की जगह है जहाँ थोड़ा बहुत आप रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जापान में आप मशीन से निकाल के आराम से खा सकते हैं, आपको सस्ते महंगे का मसला नहीं है। अगर आप सस्ता भी खाना चाहें तो मशीन से आप निकाल के ड्रिंक पी सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं। मैं जब भी जापान की वीडियो बनाता हूँ तो जापान के मुतालिक काफ़ी मालूमात देता हूँ, मगर मैं एक दरख्वास्त आप सब से करना चाहता हूँ, सब लोगों से अब ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके मुझसे वीज़े के मुतालिक जो है वो सवालात ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट मैसेज आते हैं जिसमें वीज़े का पूछते हैं। तो मैं ना वीज़े का स्पेशलिस्ट हूँ, ना मुझे वीज़े का पता है, इसलिए कि जिस ज़माने में मैं आया था जापान में वीज़ा नहीं होता था, और पुराने जो लोग रहते हैं यहाँ 40-50 साल से, उन लोगों को वाकई वीज़ों का नहीं पता कि आजकल वीज़े कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। ये आपको सिर्फ दो किस्म के लोग बताएंगे, या तो जो बेचारे ऑनेस्ट होंगे और अपनी यूट्यूब वगैरह बनाते हैं, वो जो उनको मालूमात होती है वो दे देते हैं ताकि सबकी मदद हो सके और सबको सही राह नज़र आ सके, या फिर एजेंट लोग होंगे जो अपना नंबर वगैरह देते हैं और फिर कहते हैं हमसे कांटेक्ट करो, फिर वो आपसे पैसे बटोरते हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपको वीज़े के मुतालिक कोई मालूमात चाहिए तो मुझसे ना लें, बल्कि अपनी जिस मुल्क में भी आप हैं वहाँ की एम्बेसी से रुजू करें, वो आपको बिल्कुल सही मालूमात देंगे। या जापान में भी करें तो डायरेक्ट किसी वकील से करें। सेवन पार्क एक बहुत ही खूबसूरत मॉल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा मॉल है। इसके आप जिस तरफ चलते चले जाएंगे आप, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता।
मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे हांगकांग के ट्रिप को बड़ा सक्सेसफुल बनाया और मुझसे इंगेज रहे। इंशाल्लाह दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है थाईलैंड और कोरिया जाने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दिसंबर में भी मेरे साथ थाईलैंड और कोरिया का ऐसे ही मज़ा उठाएंगे जैसे हांगकांग में किया। मॉल में आने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का है। अगर आप यहाँ 10 बजे आ जाएं तो आपको 11 साढ़े 11 बजे तक 1-1.5 घंटा सुकून से मिल जाएगा, लेकिन 11 बजे के बाद से रश होना शुरू हो जाता है जो फिर शाम 6-7 बजे तक रहता है। फिर तकरीबन 8 बजे के बाद से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कई मॉल हैं जो 8-9 बजे बंद होते हैं, कोई 10 बजे बंद भी होते हैं। लोग खाने के बाद रात को फिर घर का सफ़र करते हैं, इसलिए कि दूसरे दिन काम वगैरह होता है। ये छोटी गाड़ियाँ बच्चों के लिए दी हुई हैं जिसमें बच्चे बैठ के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों को उनको डिज़ाइन जो किया है वो करैक्टर के हिसाब से किया हुआ है। ये देखिए वेंडिंग मशीन उन्होंने तकरीबन सब जगह लगाई हुई हैं। अभी तक कोई इतना ख़ास रश नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। हफ्ते और इतवार के दिन खासकर बच्चों के लिए काफ़ी एहतमाम किया जाता है इस तरह, क्योंकि बच्चे ही आपको राग़िब करते हैं कि हम फलां जगह जाएंगे, तो उस बहाने आपकी शॉपिंग हो जाती है और बच्चों के मज़े आ जाते हैं। तो अगर छोटी मोटी बच्चों के लिए तफरी रख दी जाए तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और दोबारा आने के लिए भी माँ बाप को राज़ी करते हैं। ये 7 का कार्ड है, नानो को इसे कहते हैं, और ये कार्ड आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ये कार्ड मेरे पास भी है और तकरीबन लोगों के पास होता है। एक तो ये 7-Eleven के जिस भी शॉप में आप जाएंगे वहाँ पर आप इससे पे कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको अगर रिचार्ज रखें तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो जापान में क्रेडिट कार्ड हर जगह चलता है, छोटी सी छोटी दुकान में भी वीज़ा और मास्टर कार्ड की मशीनें लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड नहीं होते, मगर ये गलत है। जापान में बेइंतहा फ्रॉड होते हैं क्रेडिट कार्ड पर, ख़ासकर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत फ्रॉड होते हैं। इसलिए जापानीज़ कंपनियाँ जो हैं वो बहुत ख्याल रखती हैं आपकी प्राइवेसी का, आपकी मालूमात, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को हाथ ना लगे, चाहे वो उनका वर्कर ही क्यों ना हो। जापान में भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता वो यूट्यूबर जो कहते हैं जापान बहुत ज़्यादा सेफ़ है। बेशक आम तरह के हादसात यहाँ पे नहीं होते, चोरी चकारी और लूटामारी नहीं होती, लेकिन कत्ल गारत एक साथ तो यहाँ तक कह रहे थे कि 50 साल से जापान में कोई कत्ल ही नहीं हुआ। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि या तो उनको जापानीज़ नहीं आती या फिर वो शायद टीवी नहीं देखते, क्योंकि मैं तो सुबह 6:30 बजे तक टीवी देखता हूँ। उसके अंदर हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बाद दफ़ा 3 दफ़ा भी कत्ल हुआ होता है। माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, इसने यूँ कर दिया, उसने वो। या तो लोग समझ में नहीं आता या लोग कहना चाहते हैं कि जापान बहुत सेफ़ है। बेशक चोरी चारी उठाई गिरी आपके पर्स छीन के भाग गए, इस तरह की कुछ नहीं है। कोई दुकानदार आपसे, कोई रेस्टोरेंट वाला फ्रॉड नहीं करेगा। बहरहाल सबका अपना अपना वे है, सबका अपना अपना तरीक़ेकार है।
और ये था आज का एपिसोड 7 पार्क। जी हाँ, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होती है। सायोनारा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। सी यू अगेन सून।